कहानी के स्टार्ट में हम एक सुनसान सड़क पर एक बस को देखते हैं जिसमें मैं और मेरे स्कूल के दोस्त होते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे थे और मैं खामोशी से नोटबुक लिख रही थी। तभी मेरे सारे दोस्त जोर जोर से हंसी मजाक और शोर मचा रहे थे और इन्हें ये नहीं पता था कि ये इनका आखिरी पल है। तभी टीचर स्टूडेंट को खामोश होने का बोलती है। सब खामोश हो जाते हैं और तभी मेरी दोस्त मुझसे नोटबुक छीनने लगती है कि अचानक मेरे हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। जिससे ही मैं इस पेन को उठाने के लिए नीचे होती हूँ और पेन उठा लेती हूँ, लेकिन मेरा सर ऊपर उठने से पहले अचानक बस समेत मेरे दोस्तों का सर धड़ से कट जाता है। ये देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं और तभी मेरे मुंह पर काफ़ी सारा खून आके गिरता है। पूरा माहौल बदल जाता है और इस बस में मैं अकेली रह गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, इतने में फिर से वही हवा का झोंका मेरी तरफ बढ़ता है और मुझ पर हमला करने ही वाली होती है कि मैं नीचे झुक जाती हूँ और किसी न किसी तरह मैं उससे बच जाती हूँ। फिर उससे बचने के लिए मैं लगातार भागती हूँ और तेजी से भागते हुए कुछ दूर जाते मुझे 4 लोग दिखाई देते हैं जिनको मैं चीख कर नीचे झुकने को कहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी बात समझ पाते, वो हवा का झोंका उनको 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन मेरी मदद से एक लड़की वहाँ पर बच जाती है और फिर जैसे तैसे हम उठकर आगे बढ़ते हैं। हमें साइकिल पर कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं और हम उनको वही लफ्ज़ कहते हैं और इससे पहले कि वो भी हमारी बात को समझ पाते, वो हवा उनको भी 2 हिस्सों में काट देती है और हर तरफ लाशें और खून ही खून था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और जिस लड़की को मैंने बचाया था अब वो भी मारी जा चुकी थी। मैं अकेली वहाँ पर भागती हुई एक नदी के पास पहुँचती हूँ, लेकिन यहाँ का मंजर भी दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ इंसानी लाशें तैर रही थीं। अपने आसपास इतनी सारी डेड बॉडी देखकर मेरा दिल कांप उठता है। ज़मीन, पानी, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी सिर्फ खून ही था। इसलिए मैं पास पड़ी एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती हूँ और फिर से अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश पर निकल पड़ती हूँ। भटकते भटकते मैं अपने स्कूल पहुँचती हूँ जहाँ पर लोगों को बिल्कुल उस खतरनाक हवा के बारे में अंदाज़ा ही नहीं था और वो बिल्कुल अनजान थे और नाच कूद रहे थे। इन लड़कियों की ड्रेस मेरे ड्रेस से बिल्कुल अलग थी, जबकि मैं अपने ही स्कूल में आई थी। यही बात मुझे काफ़ी अजीब लगती है। तभी मेरे पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैरी था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस खौफनाक वक्त में वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी दोस्त है। इसीलिए मैं उससे सवाल करती हूँ कि क्या तुम मैरी ही हो, जिसका जवाब देती है और मुझे घबराया हुआ देखकर पुरसुकून करती है। अभी हम दोनों सहेलियाँ स्कूल के अंदर जा रही थी कि तभी फिर से हवा का तेज झोंका आता है। इसे महसूस करते ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और चीखने लगती हूँ और बिना कुछ कहे अंदर घुस जाती हूँ। देखकर मेरी दोस्त मेरे पास आती है और मुझे पुरसुकून करती है, मुझे समझाती है कि ये सिर्फ हवा थी और इतना मत डरो। ये सुनकर मैं इसे अपने साथ हुए हर हादसे के बारे में बताती हूँ, लेकिन मैरी कहती है कि इसने कोई बुरा सपना देखा है और वो मुझे कहती है कि तुम ये सब अवॉइड करो। मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती है और अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है और कहती है कि देखो, हवा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जिससे मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसकी बातें मुझे काफ़ी सुकून भरी लगती हैं और मेरे दिल को भी कुछ राहत मिलती है। और फिर वो मुझे अपनी दोस्तों के पास लेकर जाती है और उनसे मेरा तारुफ करवाती है और फिर वो फैसला करती हैं कि आज हम स्कूल ऑफ करके बाहर घूमने जाएंगे। इतने भी हमारे सामने खड़ूस टीचर आ जाती है और हम चारों उसको इग्नोर करके वहाँ से तेज़ी से भागते हैं और यहाँ हम एक नदी के पास पहुँचते हैं और भागते भागते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वहाँ पर रुक जाते हैं और अब भी मेरे दिमाग में वही मंजर घूम रहे थे जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। इस मंजर के बारे में वो अपनी दोनों दोस्तों को बताती है, जिससे वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक एक लड़की ऐसी बात कहती है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहती है कि हो सकता है ये सब किसी हादसे की वजह से ना हो। वो कहती है कि शायद कहीं कोई दूसरी दुनिया भी हो जहाँ चीज़ें अलग तरीके से चलती हों। बाकी लड़कियाँ उसकी बात ध्यान से सुनने लगती हैं। अपनी बात समझाने के लिए वो झील में एक पत्थर फेंक देती है। पत्थर पानी में गिरता है और लहरें फैलने लगती हैं। वहाँ लड़कियाँ कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है जो यहाँ हो रहा है हर जगह ऐसा ही नज़र आए, कहीं सब कुछ अलग हो सकता है। मुझे भी इसकी बात अजीब लगती है। इसी बीच झील के पानी अचानक हिलने लगता है। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अगले ही पल पानी से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकल आता है और हमारे एक साथी पर हमला कर देता है। सब कुछ इतना आनन फानन और जल्दी हुआ कि हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया और वो उस लड़की को मार देता है और हम सब देखते ही रह जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अगले ही पल वही लड़की बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हमारे सामने बैठी थी। अब वो लड़की कहती है कि ये सब दूसरी दुनिया में हुआ है, इसीलिए हमारी दोस्त बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा उलझ जाती हूँ और फिर हमें दूर एक बेड दिखाई देता है। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हम सब वहां चले जाते हैं और तकिया उठाकर आपस में मस्ती करने लगते हैं। कुछ मिनटों में ऐसा लगता है जैसे डर कहीं गायब हो गया हो। मैं भी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल महसूस करने लगती हूँ, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं चलती। दूर खड़ी 2 लड़कियां मेरा ध्यान खींच लेती हैं। इनमें से एक ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और बिना कुछ कहे बस हमारी तरफ देख रही थी। ये मंजर इतना अजीब था कि मैं फिर से खौफजदा हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी मेरे पास एक लड़की आती है और मुझे कहती
कहती है कि हो सकता है लोगों की किस्मत पहले से लिखी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर दे जो पहले से तय ही ना हो तो शायद सब बदल सकता है। उस वक्त उसकी बात मुझे एक नॉर्मल सलाह जैसी लगती है। मैं इसकी बात सुन तो लेती हूँ लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर यही बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाबी बनने वाली है। कुछ देर बाद हम सभी दोस्तें अपने स्कूल वापस लौटती हैं। क्लास शुरू होने वाली थी, इसलिए सब अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाती हैं और तभी मैं अपनी जगह पर बैठी होती हूँ कि मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ती है और मुझे वही तकिया दिखाई देता है। मैं चौंक जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम कुछ देर पहले झील के किनारे इस्तेमाल कर रहे थे। इसे उठाने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुकती हूँ, अचानक पूरी क्लास चीख उठती है और एक तेज़ आवाज़ गूंजती है। हर कोई घबरा जाता है। मैं सर उठाकर देखती हूँ तो मेरे भी होश उड़ जाते हैं। हमारी टीचर हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोलियां चलने लगती हैं और पूरी क्लास जो है वो लाशों से भर जाती है। मेरे भी होश उड़ जाते हैं और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वही टीचर है जिसे हम रोज़ देखते हैं और अब सबकी जान लेने पर तुली हुई है। पूरा कमरा अफरा तफरी से भर चुका था। मैं फिर भी किसी तरह बच जाती हूँ। जब टीचर की नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगती है और मैं वहीं खड़ी रह जाती हूँ। मुझे लगता है अब बचना नामुमकिन है। तभी दो लड़कियां मेरे सामने आ जाती हैं और मुझे पकड़कर वहां से जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन रास्ते में एक दूसरी टीचर से सामना हो जाता है। उसके आते ही हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे बचाने वाली दोनों लड़कियां मारी जा चुकी थीं। अब पूरा स्कूल मौत के मैदान में बदल चुका था। जो भी स्टूडेंट बची थी बाहर की तरफ भाग रही थी और मैं भी उनके साथ दौड़ने लगती हूँ कि अचानक फिर वही अजीब सी हवा हमारे बीच आ जाती है। अगले ही पल कई लड़कियां उसके सामने गिरने लगती हैं। मेरे चारों तरफ फिर से सन्नाटा फैल जाता है। एक बार फिर मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं बिना पीछे देखे भागती रहती हूँ। काफ़ी देर बाद मैं शहर की एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँच जाती हूँ। यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कहीं कुछ हुआ ही ना हो। मैं सीधी एक पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ और वहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस वाली के सामने स्कूल में हुए हमले से लेकर उस अजीब हवा तक सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर वो चौंकती भी नहीं। वो बस मुझे ध्यान से देखती है और कहती है, अगर तुम स्कूल से आई हो तो फिर तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मेरी उलझन देखकर वो मुझे शीशा दिखाती है। शीशे में दिखने वाला चेहरा मेरा नहीं था। मैं घबरा कर पीछे हट जाती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत देख रही हूँ, लेकिन दोबारा देखने पर भी वही चेहरा नजर आता है। मैं अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाती कि आसपास मौजूद लोग मुझसे ऐसे बात करने लगते हैं जैसे वो मुझे पहले से जानते हों। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता है कि मेरी पहचान बदल चुकी है। अब मैं एक स्कूल की लड़की नहीं हूँ बल्कि एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही मेरा सर घूम जाता है। मुझे लगने लगता है कि कुछ ही मिनट में मेरी पूरी दुनिया बदल रही है। कुछ लोग मुझे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन मेरे दिल में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे वही डर था। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। आखिरकार मैं एक चर्च पर पहुंच जाती हूँ और अंदर शादी की पूरी तैयारियां की गई थी। सजावट, मेहमान और माहौल देखकर कोई भी ये नहीं कहता कि ये नॉर्मल शादी होने वाली है, लेकिन मेरे दिल के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मेरी नज़र अपनी दोस्त पर पड़ती है। इसको देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है कि कम से कम यहाँ कोई ऐसा चेहरा भी है जिसे मैं पहचानती हूँ। इसके पास पहुँचती हूँ और इससे पूछने लगती हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सीधा कोई जवाब नहीं देती वो मुझे, और वो सिर्फ इतना कहती है कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है और जो कुछ हो रहा है इसे ध्यान से देखो। मैं इसकी बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगने लगता है कि मेरी दोस्त को इस पूरी जगह के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी है। उसके बाद मुझे शादी के लिए तैयार करने लगती है और वो मुझे वेडिंग ड्रेस पहनाती है। मैं मजबूरी में सब कुछ होने देती हूँ। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगती हूँ। तभी कुछ लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाने लगती हैं और कोई मुझ पर हंस रही थी तो कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मेरी दोस्त का गुस्सा बढ़ जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मेरी दोस्त उन लड़कियों से भिड़ जाती है। ये सब देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं समझ नहीं पाती कि मेरी दोस्त मुझे बचाने की कोशिश कर रही है या फिर वो इस अजीब दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौरान मेरी नज़र चर्च के बीचों बीच रखे कॉफन पर पड़ती है और मुझे तो शुरुआत से ही बहुत अजीब लग रहा था। शादी के बीच एक कॉफन क्यों रखा गया? आखिर वो पल आ गया जब उस कॉफन को खोला जाता है। मुझे लगता है शायद इसके अंदर मेरा होने वाला शौहर होगा, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुलता है मेरा खून जम जाता है। अंदर कोई इंसान नहीं था। मेरे सामने एक बेहद डरावना खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा था। उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर कोई भी डर जाता। वो एक भयानक सूर
जैसा था। मैं पीछे हट जाती हूँ। अब मुझे यकीन हो जाता है कि ये शादी नहीं बल्कि एक चाल है और वो डरावना मॉन्स्टर मेरी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे अजीब बात ये थी कि चर्च में मौजूद बाकी लोग इस नज़ारे को बिल्कुल नॉर्मल मान रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो मेरी मौत तय है। मैं घबरा कर आसपास देखती हूँ, तभी मेरे पास एक टूटी हुई बोतल दिखाई देती है और मैं पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती हूँ। उसके बाद चर्च में अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से निकलने लगती हूँ और मेरे साथ मेरी दोस्त भी दौड़ पड़ती है। हम दोनों पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाहर पहुँचने से पहले ही तो लड़कियाँ हमारे सामने आ जाती हैं और हमारा रास्ता रोक लेती हैं। किसी भी कीमत पर हमें जाने नहीं देना चाहती थी। अगले ही पल मेरी दोस्त उसका सामना करती है। इसी बीच मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। कुछ देर के बाद हम दोनों किसी न किसी तरह चर्च से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं लगातार भागती रहती हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मौत मेरा पीछा कर रही है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाती है। भागते भागते मैं ऐसी जगह पहुँचती हूँ जहाँ मुझे एक शीशा दिखाई देता है। मैं रुक जाती हूँ और घबराते हुए इसमें देखने लगती हूँ, लेकिन इस बार जो दिखाई देता है वो मुझे फिर से हैरान कर देता है। मेरी पहचान एक बार फिर बदल चुकी थी। तभी कुछ लड़कियां मेरे पास आती हैं और हैरानी से मुझे कहती हैं कि तुम सबसे अच्छी रनर हो, जल्दी जाओ, रेस स्टार्ट होने वाली है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। मैं लगातार सोच रही थी कि आखिर ये जगह क्या है और मैं यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन सोचने का मौका मुझे ज़्यादा नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में दौड़ शुरू हो जाती है और सभी लड़कियाँ आगे बढ़ने लगती हैं। मैं भी उनके साथ दौड़ने लगती हूँ। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे पैर बिना रुके तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद पहले से इस सब के लिए तैयार है। लेकिन तभी मेरी नज़र कुछ ऐसी लड़कियों पर पड़ती है जिन्हें देखकर मैं सुन रह जाती हूँ, जो स्कूल के उस भयानक हादसे में मारी जा चुकी थी। इन्हें दोबारा अपने सामने देखकर मेरा मन घबराने लगता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात फिर अपनी दोस्त से होती है। अपनी दोस्त को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है, मगर ये सुकून ज़्यादा देर नहीं था। अचानक हम दोनों को एहसास होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और जब हम मुड़कर देखते हैं तो वो डरोना मॉन्स्टर था और वही चर्च वाली दो औरतें भी मौजूद थीं। हम दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में कुछ लड़कियाँ हमें खबरदार करती हैं, अगर हम इस दुनिया से बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएंगे। ये बात सुनकर मेरे और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। भागते भागते हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही मैं इनके करीब पहुंचती हूँ वो मेरी तरफ देखकर कहती हैं, हम मर चुकी हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनकर मैं डर जाती हूँ। इसी बीच मेरी दोस्त आकर मुझे वहाँ से निकालती है। हम दोनों फिर भागने लगते हैं। इसी दौरान मुझे बार बार वो मेरा नाम पुकारने के लिए कहती है। पहले मुझे ये अजीब लगता है, लेकिन मैं फिर ज़ोर ज़ोर से अपना नाम बोलना शुरू कर देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। मुझे महसूस होता है कि मेरी नकली पहचान टूट रही है और मैं वापस अपने असली रूप में आ रही हूँ। लेकिन अब मेरी दोस्त की हालत ख़राब होने लगती है। उसके हाथ से अजीब तारें बाहर निकली हुई थी। वो मुझसे कहती है कि इन तारों को खींचना ज़रूरी है, वरना हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसके समझाने पर मुझे ये करना पड़ता है और जैसे ही मैं इन तारों को खींचती हूँ एक दर्दनाक हादसा होता है। मेरी दोस्त दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मेरी आंखें भर आती हैं। मैं अपनी दोस्त को खोने के बाद भी रुकती नहीं। अभी मुझे सामने एक बड़ा गेट दिखाई देता है। मुझे लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। मैं उस गेट को पार कर जाती हूँ और अगले ही पल खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाती हूँ। यहाँ हर तरफ लोग भरे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जगह जगह मेरे पोस्टर लगे हुए थे। लोग मुझे पहचानते हुए नजर आ रहे थे। सब देखकर मैं घबरा जाती हूँ और बेहोश हो जाती हूँ। होश आने पर मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो वीडियो गेम खेल रहा था। मैं जब स्क्रीन देखती हूँ तो चौंक जाती हूँ, क्योंकि गेम में वही किरदार दिखाई दे रहा था जो मैं खुद थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा राज खुलने लगता है। मुझे पता चलता है कि बस हादसा, स्कूल की घटना और चर्च वाला वाकया, वो सब दुनिया असली नहीं थी। ये सब एक गेम के अलग अलग लेवल थे। बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि इसी ने ये पूरा खेल बनाया है और ये भी बताता है कि असल में मैं बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मेरे डीएनए की मदद से मुझे फिर से बनाया गया था। सच्चाई जानने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि मैं शुरू से ही किसी के बनाए हुए प्लान के तहत चल रही थी। वहाँ इसी बीच एक लड़का आता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि अब ये आखिरी लेवल है, लेकिन इस बार मैं कुछ और ही सोच रही थी। मुझे अभी अपनी दोस्त की बात याद आती है कि अगर कुछ ऐसा करो जिसकी किसी को उम्मीद ना हो तो किस्मत बदल सकती है। यही सोचकर मैं अचानक खेल के नियम तोड़ देती हूँ और उस लड़के पर हमला कर देती हूँ और फिर बूढ़े आदमी की छड़ी अपने हाथ में ले लेती हूँ। मेरे इस कदम से पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। बूढ़ा आदमी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बनाया हुआ किरदार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसका बनाया हुआ खेल टूटने लगता है। आखिरकार मैं इस कैद से आज़ाद हो जाती हूँ जिसने मुझे कितने ही वक्त से फंसा कर रखा हुआ था। और नाजरीन, यहाँ पर ही दिमाग घुमा देने वाली इस कहानी का एंड हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो